नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लक्ष्य को बेस सिटी में हो रही घटनाओं की कोई जानकारी नहीं थी और न ही उसने कभी दूसरों की मदद लेने के बारे में सोचा था। उसने इस मामले के लिए पहले से ही एक योजना बना रखी थी और सब कुछ तय समय के अनुसार चल रहा था। तीसरी मंजिल पर पहुंचे मार्शल आर्टिस्ट एक उच्च स्तरीय जनरल को आते देख घबरा गए और उन्होंने उन्मादपूर्वक लक्ष्य पर फिर से हमला करना शुरू कर दिया। अपनी अव्यवस्था में इन व्यक्तियों ने अपना समन्वय खो दिया और एक अराजक गड़बड़ी में आगे बढ़ गए, जिससे लक्ष्य को जवाबी हमला करने का अवसर मिल गया। उनकी भाला चलाने की तकनीक पहाड़ की तरह अड़ेग से बदलकर मूसलाधार बारिश जैसी हो गई। लक्ष्य की ऊंची स्थिति के कारण ऊपर से किए गए उनके हमलों में दोगुनी शक्ति थी और उन्होंने 2 और कनिष्ठ जनरलों को मार गिराया। खून देखकर वे थोड़े होश में आए और अव्यवस्थित रूप से पीछे हट गए। उनकी हमले की योजना एक बार फिर विफल हो गई। जब वे असफल हुए तो और भी मार्शल आर्टिस्ट उनके पीछे आए और इस बार तो और भी अधिक लोग आए, जिनमें गरुड़ के डू यानहू, रवि कुमार और आर्यन शामिल थे। बेशक उन्हें दिग्गज नहीं माना जाता था। असली दिग्गज तो 4 उच्च स्तरीय सेनापति थे, लैंग तियानक्सियाओ और यांगली, जिनमें से एक स्वाभाविक रूप से तेज धावक था और दूसरा स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली, वहां पहुंचे, जिससे अन्य मार्शल आर्टिस्ट निराश महसूस करने लगे। इन दोनों के रहते संभवतः किसी और को मौका नहीं मिलता और लक्ष्य का तो निश्चित रूप से पतन निश्चित था। इन दोनों के अलावा 2 अन्य उच्च स्तरीय जनरल भी पहुंचे। एक का नाम डोंग जुएफई था और दूसरे का नाम जियाओजान। दोनों ही 7वें स्तर के सेनापति थे। शुरू में डोंग जुएफई और जियाओ जान ने लैंग तियानक्सियाओ और यांगली को देखकर पीछे हटने पर विचार किया था। स्वयं उच्च स्तरीय सेनापति होने के नाते वे लैंग तियानक्सियाओ और यांगली की शक्ति को जानते थे और उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते थे। हालांकि लैंग तियानक्सियाओ ने उनसे कहा, चिंता मत कीजिए सज्जनों, मैं लैंग हमेशा से ही सद्गुणों से लोगों को वश में करता आया हूं और मैंने कभी भी दूसरे मार्शल आर्टिस्टों पर धौंस नहीं जमाई। आज लक्ष्य की घेराबंदी में यांगली और मैं बिल्कुल भी पहले हमला नहीं करेंगे। आप जैसे चाहे हमला कर सकते हैं। अगर आप सफल होते हैं तो 3 अरब आपके होंगे। अगर आप असफल होते हैं तो हम दोनों मोर्चा संभालेंगे। आपका क्या विचार है? डोंग जुएफई और जियाओ जान ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में अविश्वास देखा। डोंग जुएफई ने पूछा, भाई लैंग, क्या आपकी बातें सच है? बेशक है। यांगली, देखो वहां एक छोटी सी इमारत है, हम वहां जाकर शो देखेंगे। इतना कहकर लैंग तियांगसियाओ यांगली को लेकर चली गई और वास्तव में पास ही स्थित एक छोटी सी इमारत की ओर बढ़ गई, जहां से पूरे खान डोंग भवन का एक आदर्श दृश्य दिखाई देता था। जियाओ जान ने डोंग जुएफई की ओर देखा और कहा, भाई डोंग, हमें क्या करना चाहिए? डोंग जुएफई ने दांत पीसते हुए कहा, लैंग तियानक्सियाओ चाहे जो भी योजना बना रहा हो, हम इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दे सकते। हमें इन 3 अरबों के लिए लड़ना ही होगा। चूंकि लैंग तियानक्सियाओ कोई कदम नहीं उठा रहा है, इसलिए हमें उन्हें और मौके नहीं देने चाहिए। जियाओ जान ने भी सिर हिलाकर कहा, ठीक है, चलो करते हैं। निर्णय लेने के बाद दोनों तेजी से खान डोंग बिल्डिंग में दाखिल हुए और लक्ष्य से निपटने के लिए तैयार हो गए। यांगली लैंग तियानक्सियाओ के पीछे पीछे उस छोटी इमारत में गया और कुछ हैरानी से पूछा, तियानक्सियाओ, हम उन्हें मौका क्यों दे रहे हैं? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम दोनों सीधे जाकर लक्ष्य को मार डालें? तुम गलत हो। यहां अब और भी मार्शल आर्टिस्ट इकट्ठा हो रहे हैं। 30-40 लोग हो चुके हैं। इस स्थिति में अगर हम लक्ष्य को मार भी दें
तो भी पैसा आसानी से हासिल करना आसान नहीं होगा। चाहे जो भी सफल हो, अंत में शायद उसे भी दूसरे घेर लेंगे। बेहतर होगा कि हम उनके आपस में लड़ने का इंतजार करें और फिर अपनी चाल चलें। तुम्हें पता होना चाहिए कि अब हम बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर सकते। बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता और अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता। इस खानदों के अंदर क्या तुम्हें लगता है कि कोई हमारी पकड़ से बच सकता है? अंत में ये 3 अरब तो निश्चित रूप से हमारे ही होंगे। यांगली को अचानक बात समझ में आ गई और उसने लैंग तियानक्सियाओ को अंगूठा दिखाते हुए कहा, तियानक्सियाओ, तुम्हारी सूझबूझ कमाल की है, लेकिन अगर वे लक्ष्य को हरा नहीं पाए तो क्या होगा? हाँ, ये तो और भी बढ़िया है। मेरे हाथ खुजली कर रहे हैं और मैं सचमुच किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता हूं। दोनों उस छोटी सी इमारत में बैठ गए और अपनी ऊर्जा बचाने और अंत में विजेता बनने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। लक्ष्य ने तीसरी से चौथी मंजिल तक की सीढ़ियों की रखवाली की, अपने सामने मौजूद मार्शल आर्टिस्टों के समूह को सीमा रेखा पार करने की हिम्मत करने से रोकना। जब डोंग ज़ुएफेई और जियाओ ज़ान वहां पहुंचे और स्थिति के बारे में पूछताछ की, तब जाकर इन मार्शल आर्टिस्टों ने दोनों उच्च स्तरीय जनरलों को बताया कि लक्ष्य ज़ेन से निपटना कितना मुश्किल था। ओह, अगर ऐसा है तो वो वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, लेकिन जो प्रतिभा समय से पहले ही गिर जाती है वो कुछ भी नहीं होती। बाकी सब लोग जल्दी से चौथी मंजिल पर चढ़ना शुरू कर दें। इस जगह को हम दोनों के लिए छोड़ दें। वे मार्शल आर्टिस्ट तुरंत चौथी मंजिल पर चढ़ने लगे, लेकिन इस बार लक्ष्य सीढ़ियों पर नहीं रुका। उसने पैर पटका, सीढ़ियां टूट गई और वो सीधे 5वीं मंजिल पर चला गया। तुम बदमाश बच्चे, तुम बचकर नहीं निकल पाओगे। डोंग ज़ुएफेई और जियाओ ज़ान ने दहती सीढ़ियों से उठ रही धूल और धुएं की बिल्कुल अनदेखी करते हुए उछलकर सीधे ऊपर की ओर छलांग लगा दी। लक्ष्य भी तेजी से कुछ कदम पीछे हट गया, जिससे चौथी मंजिल की ओर जा रहे अन्य मार्शल आर्टिस्ट उसे देख नहीं पाए और 5वीं मंजिल पर सीढ़ियों पर 2 उच्च स्तरीय जनरलों का सामना किया। इस बार पहाड़ की तरह अड़े को आखिरकार टक्कर मिल ही गई। डोंग ज़ुएफेई का हथियार तलवार था और जियाओ ज़ान का कृपाण। कृपाण और तलवारें एक साथ चली। उनकी शक्ति और गति मध्यम स्तर के सेनापतियों से कहीं अधिक थी। जैसे ही लक्ष्य ने उनसे मुकाबला किया, उसे बार बार पीछे हटना पड़ा। नहीं, उच्च स्तरीय जनरलों की शारीरिक शक्ति बहुत अधिक है। एक जोरदार प्रहार 10 तकनीकों को पराजित कर सकता है। हालांकि मैं उनके हमलों को रोक सकता हूं, लेकिन शक्ति में अंतर बहुत अधिक है। यदि यह सिलसिला जारी रहा तो मैं शीघ्र ही पराजित हो जाऊंगा। प्रत्येक प्रहार के साथ उसका काला ड्रैगन भाला लगातार कांप रहा था। यदि यह सिलसिला कुछ देर तक जारी रहा तो शायद भाला भी तीव्र प्रहारों को सहन न कर पाए। जब लक्ष्य ने देखा कि वो उन्हें रोक नहीं सकता, तो उसने लड़ाई में ज्यादा देर नहीं लगाई। 2 तेज वार करने के बाद वो फिर से पीछे हट गया और सीधे 6ठी मंजिल पर सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। डोंग ज़ुएफेई और जियाओ ज़ान ने उसका पीछा करना जारी रखा। मार्शल आर्टिस्ट जो तीसरी मंजिल से चौथी मंजिल तक और फिर चौथी से 5वीं मंजिल तक चढ़ चुके थे, अंततः उसे फिर से पाने में असफल रहे और केवल 6ठी मंजिल तक ही चढ़ सके। जब वे 6ठी मंजिल पर पहुंचे, तब भी वे उसे ढूंढ नहीं पाए और युद्ध क्षेत्र 7वीं मंजिल पर स्थानांतरित हो गया। जब तक ये लोग उसका पीछा करते हुए 7वीं मंजिल तक पहुंचे, तब तक वे सभी तनाव महसूस करने लगे थे। 7वीं मंजिल से ऊपर पहुंचते ही वे काफी ऊंचाई पर थे और बर्फीली ठंडी हवाएं जोर से बह रही थी। एक कनिष्ठ जनरल बार बार चढ़ाई और लड़ाई करने के कारण पहले ही बहुत शारीरिक ऊर्जा खर्च कर चुका था। शिखर पर पहुंचते ही हवा के एक झोंके से उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसने बर्फीली सतह पर कदम रखा, फिसल गया और तेज हवा के झोंके से नीचे गिर पड़ा। गिरते समय वो व्यक्ति चीख उठा। उसके हाथ पैर लचीले नहीं थे, इसलिए वो हवा में गिरने के प्रभाव को कम करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा सका।
वो जमीन पर बुरी तरह गिरा और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। इस अप्रत्याशित घटना ने मार्शल आर्टिस्टों को सतर्क कर दिया। 7वीं मंजिल के ऊपर बहुत ठंड थी। लड़ाई शुरू होने से पहले ही हर कोई बर्फ की मोटी परत से ढक गया था। वे सभी अपने शरीर को सावधानी पूर्वक स्थिर कर रहे थे और ठंडी हवा से उड़ने से बचने के लिए जीजान से कोशिश कर रहे थे। डोंग ज़ुएफेई और जियाओ ज़ान उसका पीछा करते हुए यहां तक आए और वे दोनों भी थोड़ा कांप रहे थे। धिक्कार है, हमने लक्ष्य से निपटने के लिए ऐसी जगह क्यों चुनी? यहां तो सचमुच कोई जमकर मर सकता है। तुम लोग वहां इतना संकोच क्यों कर रहे हो? जल्दी करो और 8वीं मंजिल को रोक दो। लक्ष्य के पास भागने के लिए ज्यादा जगह नहीं बची है। अगर वो और ऊपर गया तो बर्फ की तरह जम जाएगा। जियाओ ज़ान अभी भी पुकार रहा था, लेकिन वहां मौजूद कई मार्शल आर्टिस्ट अब और देर तक टिक नहीं पाए। मैं अब और नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं इस लड़ाई से बाहर हूं। किसी भी बोनस का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं और नीचे गिरा तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। मैं भी नहीं रुक सकता। तापमान लगभग -50 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना? अगर मैं 1 मिनट भी और रुका तो मेरे अंदरूनी अंग भी जम जाएंगे। मुझे भी जाना होगा। आप लोग जारी रखें। जो लोग ऊपर आए थे उनमें से कई 9वें स्तर के योद्धा थे। इस बिंदु पर वे सबसे पहले हार मानने वाले थे। सक्रिय रूप से युद्ध से पीछे हट गए और नीचे उतरने लगे। शुरू में लगभग 30 या 40 लोग आए थे, लेकिन 6 या 7 लोग चले गए और शेष बचे हुए सभी लोग सामान्य स्तर के थे। लक्ष्य 7वीं से 8वीं मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियों पर खड़ा था। उसके बाल और भौहें एकदम स्थिर थी। उसने सफेद हवा का एक झोंका छोड़ा, लेकिन उसके होंठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। PS 2 अध्याय लगातार प्रकाशित हुए हैं। कृपया अनुशंसा के लिए वोट करें। लक्ष्य की मौजूदा रणनीति बिल्कुल स्पष्ट थी। किसी भी हालत में लंबे समय तक लड़ाई नहीं करनी थी। यहां तक कि एक उच्च स्तरीय सेनापति भी 3 या 2 चालों में लक्ष्य की रक्षा पंक्ति को भेद नहीं पाता। इसलिए उसने लड़ाई लड़ी और पीछे हटते हुए तीसरी मंजिल से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। 7वीं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते विरोधी पक्ष के सभी योद्धा स्तर के मार्शल आर्टिस्ट पीछे हट चुके थे। 10वीं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते विरोधी पक्ष के आधे से अधिक निचले स्तर के जनरल जा चुके थे, जिससे उनकी लगभग 40 सैनिकों की टीम घटकर केवल 20 रह गई थी। 13वीं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते विरोधी पक्ष के सभी निचले स्तर के जनरलों की स्थिति और बिगड़ गई और वे स्वेच्छा से मुकाबले से पीछे हट गए और खान डोंग बिल्डिंग छोड़कर चले गए। अब विरोधी टीम में केवल 6 लोग बचे थे, 2 उच्च स्तरीय जनरल और 4 मध्य स्तरीय जनरल। लड़ाई बंद हो गई थी। लक्ष्य समेत सभी की लड़ने की क्षमता खत्म हो चुकी थी और वे कांपते हुए ऊपर चढ़ रहे थे। हर मंजिल पर चढ़ने के साथ तापमान थोड़ा और गिरता जा रहा था। ठंडी हवा के कारण सबके कपड़े कड़े हो गए थे और उनके हाथ पैर हिलाने पर उनसे चरमराहट की आवाज आ रही थी। उनकी भौहें, दाढ़ी, बाल और पलकें सब पाले की मोटी परत से ढकी हुई थी और उनके होंठ कागज की तरह पीले पड़ गए थे। लक्ष्य ने अपना काला ड्रैगन भाला एक तरफ रख दिया था। इस समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने सीढ़ियों को तोड़ना भी बंद कर दिया और बस यंत्रवत रूप से ऊपर की ओर बढ़ने लगा। 15वीं मंजिल पर कुछ मध्यम स्तर के जनरलों से अब और बर्दाश्त नहीं हो सका और वे पीछे हट गए। 18वीं मंजिल तक पहुंचते पहुंचते सभी मध्य स्तरीय जनरल पीछे हट चुके थे। केवल 2 उच्च स्तरीय जनरल ही बचे थे, जिन्होंने अभी तक हार नहीं मानी थी। इमारत के आधार पर सुना का कैमरा रिकॉर्डिंग जारी रखता था। प्रिय नेटिजन्स, क्या सचमुच कोई चमत्कार होगा? लक्ष्य अभी भी डटी हुई है। हालांकि मैं अभी बाहर नहीं जा सकता, लेकिन यहां की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि लक्ष्य खान डोंग बिल्डिंग में और ऊपर चढ़ रहा है। ठंड सहन न कर पाने के कारण कई मार्शल आर्टिस्ट पहले ही वापस लौट चुके हैं। मैं लक्ष्य का पीछा करने वाले लोगों की गिनती कर रहा था और ऐसा लगता है कि अब वहां केवल 2 ही लोग बचे हैं।
आइए लक्ष्य के लिए जयकार करें। आइए लक्ष्य के लिए प्रार्थना करें। वो निश्चित रूप से बच जाएगा। ऑनलाइन भी कई लोगों ने टिप्पणी की। मैंने तापमान की जांच की। इस समय आई सिटी में बाहरी तापमान लगभग -40 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि आई सिटी में शहर की दीवारें, इमारतें, कारें, हीटिंग की व्यवस्था है और ये लोगों से गुलजार रहता है। इसलिए तापमान आमतौर पर जंगल की तुलना में लगभग 5 डिग्री अधिक होता है। इसका मतलब है कि खान डोंग में वर्तमान तापमान -45 डिग्री है। ये तापमान मानव अस्तित्व की सीमाओं को चुनौती देता है। यहां तक कि मार्शल आर्टिस्ट भी शायद ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। ऊपर वाले व्यक्ति ने किसी बात को नजरअंदाज कर दिया, है ना? आप जमीन के तापमान की बात कर रहे हैं। लक्ष्य इस समय खान डोंग बिल्डिंग में है। क्या आपको पता है कि वहां हवा कितनी तेज चलती है? मैं अभी अपने घर की छत पर गया और तापमान की जांच की। हवा के झोंके से मैं लगभग उड़ ही गया था। वहां का तापमान -48 डिग्री तक पहुंच गया था और वो ऊंचाई लगभग खान डोंग बिल्डिंग की 15वीं मंजिल के बराबर है। क्या आपको लगता है कि कोई इस तापमान को सहन कर सकता है? यहां तक कि मार्शल आर्टिस्ट भी कितने समय तक टिक सकते हैं? मुझे नहीं पता कि लक्ष्य इस समय किस मंजिल पर है, लेकिन मेरा अनुमान है कि तापमान -50 डिग्री से नीचे होगा। इस साल की सर्दी बहुत ज्यादा ठंडी है, बाकी सालों की तुलना में कहीं ज्यादा ठंडी। वे मार्शल आर्टिस्ट भी बेवकूफ है। इतनी गर्मी में पीछा करने की क्या जरूरत है? वे नीचे लक्ष्य को घेर सकते थे और वो ऊपर जाकर ठंड से जमकर मर जाता। इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है? हाँ, आपके लिए ये कहना आसान है। तो फिर 3 अरब रुपए का इनाम किसे मिलेगा? जब इंटरनेट उपयोगकर्ता इस बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी खान डोंग से एक और खबर आई। लक्ष्य का पीछा कर रहे अंतिम 2 उच्च स्तरीय जनरलों ने भी पीछे हटना पड़ा। वे 22वीं मंजिल तक तो टिके रहे, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सके। वीडियो में मार्शल आर्टिस्टों के मुंह की हरकतों से नेटिजन्स ने इस खबर का पता लगाया। शुरुआत में कुछ नेटिजन्स ने लक्ष्य के लिए जयकार की, लेकिन जल्द ही 2 और उच्च स्तरीय जनरल सामने आए। ये दोनों लैंग तियानक्सियाओ और यांग ली थे। उनके प्रकट होने से पहले ही बाकी सभी मार्शल आर्टिस्ट पीछे हट चुके थे। मोटे गद्देदार कोट पहने और कहीं से प्राप्त की गई कुत्ते की खाल की टोपी लगाए। दोनों ने दृढ़ धीरज के साथ खान डोंग बिल्डिंग पर चढ़ना शुरू कर दिया। उनकी ताकत बेशक दूसरों से ज्यादा थी, लेकिन अंतिम परिणाम वही रहा। यांगली 27वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद पीछे हट गया, जबकि लैंग तियानक्सियाओ 29वीं मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहा। लेकिन अंततः ठंडी हवा के कारण उसे भी पीछे हटना पड़ा। नीचे उतरने के बाद उनके हाथ पैर लगभग पूरी तरह से अकड़ गए थे। उन्हें ठीक होने में काफी समय लगा और वे खान डोंग बिल्डिंग को कोसने लगे। वो छोटा कमीना लक्ष्य पागल है। वो दूसरों को अपने साथ नीचे खींचने के बजाय मरना पसंद करेगा। अगर मुझे ये पता होता तो मैं सीधे ऊपर जाकर उसे शुरू से ही मार डालता, लेकिन वो बच्चा निश्चित रूप से मर चुका है। इस इमारत के शीर्ष पर तापमान निश्चित रूप से -55 डिग्री से नीचे है। मैं देखूंगा कि वो वहां कितनी देर तक टिक सकता है। वो बर्फ की मूर्ति बन जाएगा। लैंग तियानक्सियाओ द्वारा कुछ देर तक अपशब्द कहने के बाद इन सभी मार्शल आर्टिस्टों को एक व्यावहारिक समस्या का सामना करना पड़ा। यानी अगर लक्ष्य इमारत में ही रहता तो उसे मारने का श्रेय किसे दिया जाता? अंततः सभी के बीच एक मौन सहमति बन गई। वे इमारत को घेर लेंगे और लक्ष्य को खान डोंग बिल्डिंग से बाहर निकलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे। चूंकि वे अभी खुद खान डोंग छोड़कर नहीं जा सकते, इसलिए बेहतर यही होगा कि वे सब यही रुक जाएं। हिमपात रुकने के बाद लोग खान डोंग बिल्डिंग में खोजबीन करने जाएंगे और लक्ष्य का शव मिलने के बाद वे तय करेंगे कि इनाम कैसे वितरित किया जाए। हालांकि लैंग तियानक्सियाओ अनिच्छुक था, लेकिन वहां मौजूद 40 मार्शल आर्टिस्टों को देखकर उसने अंततः चुप रहना ही बेहतर समझा। फिलहाल इससे बेहतर कोई समाधान नहीं था। इन सभी मार्शल आर्टिस्टों ने पास की इमारतों में प्रवेश करना चुना और लोगों को अलग अलग कोणों पर तैनात किया गया, ताकि यह सुनिश्चित हो
सके कि लक्ष्य के पास कहीं से भी बाहर निकलने की कोई संभावना न हो। इस प्रकार स्थिति गतिरोध में बदल गई, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वीर प्रताप मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रशांत धवन ने भी राहत की सांस ली। हालांकि स्थिति अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन लक्ष्य के तुरंत मारे जाने से बेहतर थी। शायद अब भी स्थिति पलटने की संभावना थी। नितिन ठाकुर और अन्य कुछ युद्ध देवताओं ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। इसलिए वे प्रशांत धवन के साथ रहकर मामले के परिणाम की प्रतीक्षा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। इंटरनेट पर लोग इस बात का विश्लेषण करने में व्यस्त थे कि लक्ष्य ऐसे वातावरण में कितने समय तक जीवित रह सकती है। भले ही लक्ष्य के पास कपड़े और गर्म करने के उपकरण होते, फिर भी वो उस स्थिति में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। वो शायद कुछ ही देर में खुद ही नीचे आ जाएगा, और फिर नीचे मौजूद मार्शल आर्टिस्ट, जो अच्छी तरह से आराम कर चुके होंगे, लक्ष्य की मौत सुनिश्चित कर देंगे। चाहे वो लक्ष्य को घेरने वाले मार्शल आर्टिस्ट हो, घटनास्थल पर मौजूद सुना हो, मार्शल आर्ट अकादमी में प्रशांत धवन और अन्य लोग हों, या ऑनलाइन मौजूद असंख्य नेटिजन्स हो, हर कोई खान डोंग घटना के निष्कर्ष पर पहुंचने का इंतजार कर रहा था। इस समय लक्ष्य खुद भी चढ़ाई कर रहा था। दरअसल 20वीं मंजिल के बाद कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा था। बर्फीले तूफान के बीच लक्ष्य के शरीर पर एक हल्की सुनहरी और चांदी की रोशनी की ढाल दिखाई दी। ये लक्ष्य की मानसिक शक्ति की ढाल थी, जिसे उसने इटावाहा में रहते हुए समझा था, और इसने उस समय आरिफ खान को भी डरा दिया था। मानसिक शक्ति की दृढ़ता सर्वविदित है। ये तलवारों, बंदूकों और गोलियों को भी रोक सकती है। इस बर्फीली उत्तर पश्चिमी हवा की तो बात ही छोड़िए। तेज हवा चाकू की तरह चुभ रही थी, फिर भी वो लक्ष्य की मानसिक शक्ति की ढाल को जरा भी नहीं हिला सकी। ठीक इसी कारण से लक्ष्य ने खान डोंग बिल्डिंग में आने का साहस किया। उच्च स्तरीय सेनापति भी यहां की ठंड सहन नहीं कर सकते थे, लेकिन लक्ष्य कर सकता था। पूरे खान डोंग में घुसपैठ करने के लिए इससे सुरक्षित जगह कोई नहीं थी, क्योंकि वहां उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। इस प्रकार लक्ष्य खान डोंग बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल तक 36वीं मंजिल से ऊपर तक चढ़ गई। 36वीं मंजिल पर पहुंचकर लक्ष्य को एक खंभा मिला और वो बैठ गई। यहां उसे हवा और ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती थी, जिससे वो बिना ज्यादा प्रयास किए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग कर सकता था। मुझे खेद है कि इस जगह का तापमान लगभग -60 डिग्री सेल्सियस है। शायद दक्षिणी ध्रुव पर भी इतनी ही ठंड होती हो। इस बर्फीली हवा के साथ एक आम इंसान का खून जमने से 1 मिनट के भीतर ही उसकी मौत हो जाएगी। ये बिल्कुल सुरक्षित जगह होनी चाहिए। यहां अभी भी कुछ पक्षियों के पंख और बीट देखे जा सकते थे। ये कभी उत्परिवर्तित पक्षियों का ठिकाना हुआ करता था, लेकिन बर्फीले तूफान के आने के बाद यहां तक कि उत्परिवर्तित पक्षी भी भाग गए, जिससे ये जगह मनुष्यों के लिए पूरी तरह से निषिद्ध क्षेत्र बन गई। मैं यहां के कम तापमान के कारण ही इतनी दूर खान डोंग बिल्डिंग तक आया हूं। मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, और मेरी मानसिक शक्ति की ढाल मुझे बचा रही है। इसलिए मुझे हवा और ठंड से डर नहीं लगता। ये समय मेरे लिए सफलता हासिल करने का सबसे अच्छा अवसर है। लक्ष्य लंबे समय से जनरल स्तर तक पहुंचने की तैयारी कर रहा था, और अब सब कुछ तैयार था। वो पहले ही योद्धा स्तर के शिखर पर पहुंच चुका था। सेनापति बनने से बस एक कदम दूर था, और अब आखिरकार उसे ये अवसर मिल गया था। उसने अपना हाथ उठाया, और उसकी हथेली में एक काली ऊर्जा का पत्थर प्रकट हुआ। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा डार्क एनर्जी स्टोन मेरी शारीरिक शक्ति को बहुत बढ़ा सकता है, जिससे मैं एक ऐसे जनरल के पद तक पहुंच सकता हूं जिसकी ताकत एक योद्धा की सीमाओं से परे है। ये मेरी सफलता की दिशा में पहला कदम है। मलिक ठाकुर और वे लोग अभी तक प्रकट नहीं हुए हैं। वे सभी छुपकर मेरी स्थिति पर नजर रख रहे होंगे, लेकिन जब तक आप आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बस मेरे लौटने का इंतजार करो। सबसे ऊपरी मंजिल पर हवा जोर से चल रही थी। दुनिया एक विशाल विस्तार लग रही थी।
और बर्फ के बड़े बड़े गुच्छे इमारत में गर्जना करते हुए उड़ रहे थे। नंगी जमीन पर लक्ष्य की सुरक्षात्मक मानसिक शक्ति ढाल टिमटिमा रही थी, कभी तेज तो कभी धीमी। दोनों हाथों में डार्क एनर्जी स्टोन को पकड़े हुए शक्ति की हल्की धाराएं लक्ष्य के शरीर में प्रवाहित होने लगी। अपने पुनर्जन्म के बाद इतने लंबे समय तक सावधानीपूर्वक योजना बनाने और तैयारी करने के बाद लक्ष्य अंततः अपनी सफलता के क्षण तक पहुंच गया था। पृथ्वी की वर्तमान तकनीक के साथ डार्क एनर्जी की समझ अभी भी सतही ही है। हालांकि कुछ मार्शल आर्टिस्टों ने पहले ही डार्क एनर्जी के चमत्कारों को भांप लिया है और डार्क एनर्जी स्टोन पर शोध शुरू कर दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी इस क्षेत्र में परियोजनाएं शुरू कर दी है। दूसरे प्रलय से पहले डार्क एनर्जी स्टोन को व्यापक रूप से पहचाना जाएगा, लेकिन इससे पहले या इसके बाद पृथ्वी पर कभी भी दूसरा बड़ा डार्क एनर्जी स्टोन नहीं खोजा गया है। डार्क एनर्जी जितनी अधिक केंद्रित होती है उतनी ही घनी होती जाती है। उदाहरण के लिए, लक्ष्य के हाथ में मौजूद वस्तु के मामले में यदि आप समान कुल वजन वाले 10 डार्क एनर्जी पत्थर भी निकाल ले, तो भी उनमें समाहित डार्क एनर्जी उसकी डार्क एनर्जी से बहुत कम होगी। दोनों हाथों से डार्क एनर्जी स्टोन को पकड़कर और ध्यान की मुद्रा में हथेलियों पर रखकर डार्क एनर्जी की हल्की हल्की धाराएं लक्ष्य के शरीर को पोषण देने लगी। इससे पहले बिजली के आयनों द्वारा उसके शरीर को एक बार मजबूत किए जाने के बाद लक्ष्य की शारीरिक शक्ति पहले ही 1200 किलोग्राम तक पहुंच चुकी थी। शरीर को काली ऊर्जा वाले पत्थर से मजबूत बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शक्ति है। जब शरीर को डार्क एनर्जी से बढ़ाया जाता है तो सबसे अधिक ताकत बढ़ती है, उसके बाद गति बढ़ती है, जबकि तंत्रिका प्रतिक्रिया में सबसे कम वृद्धि होती है। लक्ष्य में गति की कोई कमी नहीं थी और उसकी तंत्रिका प्रतिक्रिया भी उत्कृष्ट थी। उसमें केवल शक्ति की कमी थी, जिसके कारण वो एक मध्यम स्तर के युद्ध सेनापति से लड़ने में भी खुद को कुछ हद तक अपर्याप्त महसूस करता था। उच्च स्तर के युद्ध सेनापति से लड़ना तो दूर की बात थी। जैसे ही लक्ष्य के शरीर में डार्क एनर्जी डाली गई, उसके शरीर की हर कोशिका खुशी से झूम उठी और सक्रिय हो गई। इसमें सुधार हो रहा है। मैं अपनी ताकत में वृद्धि को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं। शक्ति का ये एहसास सचमुच अद्भुत है। मैं इस वृद्धि की मात्रा का भी अनुमान लगा सकता हूं। ये तो बस शुरुआत है और मेरी ताकत पहले ही कम से कम 50 किलोग्राम बढ़ चुकी है। आधे घंटे बाद लक्ष्य ने महसूस किया कि उसकी ताकत लगभग 200 किलोग्राम बढ़ गई है, जबकि डार्क एनर्जी स्टोन की खपत 1/3 से भी कम हुई है। मैं सचमुच आशा करता हूं कि ये प्रक्रिया अनिश्चित काल तक जारी रह सके। मेरी मानसिक शक्ति लगभग स्वर्णिम अवस्था के शिखर पर पहुंच चुकी है। ये प्रकाश कवच बिना किसी समस्या के एक दिन और एक रात तक कायम रह सकता है और इस प्रक्रिया के दौरान कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा। 1 घंटा बीत गया और अंततः डार्क एनर्जी स्टोन की खपत 1/3 से अधिक हो गई। लक्ष्य की शक्ति भी और बढ़ रही थी। उसके कपड़ों के नीचे मांसपेशियां धीरे धीरे उभर रही थी और फिर सिकुड़ रही थी। ये उसके शरीर में हो रहे सुधार का बाहरी संकेत था। हर बार जब मांसपेशियां उभरती और सिकुड़ती थी, तो लक्ष्य की ताकत लगभग 100 किलोग्राम बढ़ जाती थी। ये चौथी बार हो रहा था। 2 घंटे बाद लक्ष्य को धुंधला सा याद था कि उसकी मांसपेशियां 8 बार फूल गई थी। 3 घंटे बाद अंधकारमय ऊर्जा पत्थर की अंतिम शक्ति उन्मत्त रूप से लक्ष्य के शरीर में समा गई और परिणाम स्वरूप वो एक साधारण सामान्य पत्थर में परिवर्तित हो गया। वाह! लक्ष्य ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथ हिलाए। उसकी हड्डियों से चटकने की आवाज आई। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। बहुत बढ़िया, मेरी ताकत पहले से लगभग दोगुनी हो गई है। मैं पहले से ही एक सामान्य प्राथमिक युद्ध सेनापति के स्तर पर हूं। हालांकि मैंने अभी तक युद्ध सेनापति का पद प्राप्त नहीं किया है और मेरे शरीर में गुप्त शक्ति का संचय भी नहीं हुआ है।
एक बार युद्ध सेनापति का पद प्राप्त करने के बाद मैं किस स्तर तक पहुंच पाऊंगा। अपनी उत्तेजना को नजरअंदाज करते हुए लक्ष्य ने अपनी स्पेस रिंग से ची संवेदना सहायक औषधि निकाली। हालांकि मेरा वर्तमान स्थान ठंडा है, लेकिन इसका एक फायदा है। यहां का वातावरण स्वच्छ है और प्रकृति के करीब है। वास्तव में कोर एनर्जी को संघनित करने के लिए ये एक अच्छी जगह है। ये औषधि मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। इसकी सहायता से न केवल सच्ची ऊर्जा को समझने में मदद मिलती है, बल्कि सच्ची ऊर्जा के अवशोषण का प्रभाव भी दोगुना हो जाता है। फाइटर से वॉर जनरल बनने के इस चरण में ट्रू ची के अवशोषण का ये कदम बेहद महत्वपूर्ण है। ये एक मार्शल आर्टिस्ट की कोर एनर्जी की ताकत निर्धारित करता है। इस औषधि की मदद से मेरे पहले डैंटिन संघनन की ताकत निश्चित रूप से केवल प्रथम श्रेणी के वॉर जनरल के स्तर तक ही सीमित नहीं रहेगी। सबसे अधिक संभावना द्वितीय श्रेणी की है। अगर मैं भाग्यशाली रहा तो तृतीय श्रेणी तक पहुंचना भी पूरी तरह असंभव नहीं है। इस जीवन में लक्ष्य के अनुभव उसके पिछले जीवन से बिल्कुल भिन्न थे। अपने प्रयासों से वो अब एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट नहीं, बल्कि एक असाधारण प्रतिभावान व्यक्ति बन चुका था। दूरदर्शिता के लाभ पर भरोसा करते हुए इस औषधि का निर्माण करना ही उनके पहले डांटिन संघनन की प्रभावशीलता को निर्धारित करेगा। लक्ष्य का प्रारंभिक अनुमान प्रथम श्रेणी के युद्ध जनरल की बाधा को पार करने का था और सीधे द्वितीय रैंक के युद्ध जनरल के पद पर पदोन्नत हो जाए। इस समय तक लक्ष्य की ताकत, गति और तंत्रिका प्रतिक्रिया सभी काफी ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। पदोन्नति के बाद वो निश्चित रूप से अपने ही रैंक के साथियों में एक शक्तिशाली योद्धा साबित होगा। ऊर्जावर्धक औषधि को एक ही घूंट में निगलने के बाद लक्ष्य का पूरा शरीर अचानक हिल गया। जैसे ही ची संवेदना बढ़ाने वाली सहायक औषधि उसके शरीर में प्रवेश कर गई, उसकी पांचों इंद्रियां तुरंत स्पष्ट हो गई। एक युद्ध जनरल मार्शल आर्टिस्ट और एक फाइटर के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है। मार्शल आर्टिस्ट वो व्यक्ति होता है जिसके पास मूल ऊर्जा होती है, जो छिपी हुई शक्ति को पूरे शरीर में भर देती है। समय आने पर मुक्के और वार अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और शारीरिक शक्ति में भी उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इसके अलावा पांचों इंद्रियां तेज हो जाती है। तभी एक मार्शल आर्टिस्ट को सच्चा मार्शल आर्टिस्ट माना जा सकता है। फाइटर स्तर तो केवल शरीर की क्षमता को उत्तेजित करने की एक प्रक्रिया है। ऐसा प्रतीत होता था कि वो नीचे से आ रही हलचल को सुन सकता था। कुछ मार्शल आर्टिस्टों के जोर से चिल्लाने की आवाज सुन सकता था और ध्वनि के आधार पर हवा की दिशा और उसके आने के स्थान का अनुमान लगा सकता था। आकाश में बर्फ के टुकड़े नाच रहे थे। जो बर्फ के टुकड़े पहले उसकी आंखों के सामने से गुच्छों में गुजरते थे, अब वे पारदर्शी प्रतीत हो रहे थे। लक्ष्य प्रत्येक बर्फ के टुकड़े के हर किनारे और हर कोने को स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। कितनी अद्भुत छोटी सी चीज है। लक्ष्य ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी पांचों केंद्रियां आकाश की ओर थी। एक ही विचार से लड़ाकू और युद्ध जनरल रैंक के बीच की पतली झिल्ली पल भर में टूट गई। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की मूल ऊर्जा लक्ष्य के शरीर में एकत्रित होने लगी। उसके अंगों और हड्डियों से होकर गुजरती हुई, उसकी प्रत्येक नाड़ी से होकर गुजरती हुई और अंततः उसके दांतियान में अभिसरित हो गई। युद्ध जनरल रैंक ये शुरू होने ही वाला है। वायु अदृश्य है, लेकिन जब ये बहती है तो हवा का रूप ले लेती है। मूल ऊर्जा भी ऐसी ही है। जब ये मूल ऊर्जा एकत्रित होने लगी तो हवा में बर्फ के टुकड़े स्पष्ट रूप से घूमते हुए दिखाई देने लगे, मानो आकाश में बवंडर बन रहा हो। लेकिन ये बवंडर छोटा था। जब लक्ष्य के नियंत्रण में स्थित दांतियान में मूल ऊर्जा का पहला कण एकत्रित हुआ तो उसके दांतियान को एक प्रोटोटाइप माना जा सकता है। ये मार्शल आर्टिस्ट की असाधारण शक्ति से मुकाबला करने का समय है। जितनी अधिक शक्ति और जितनी अधिक क्षमता होगी, उतनी ही अधिक उनकी मूल ऊर्जा प्रबल होगी। आओ आओ, देखते हैं तुम किस स्तर तक पहुंच सकते हो। लक्ष्य ने अपना मुंह खोला और सफेद हवा की एक धारा उसके पेट में समा गई।
वो इस प्रक्रिया को और भी तेज करने के लिए बेताब था। इस क्षण उसके शरीर का हर रोम खुल गया। उसका पूरा अस्तित्व एक फन या भंवर की तरह था। हवा में व्याप्त मूल ऊर्जा समुद्र में प्रवेश करती नदी की तरह उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। उसके शरीर से गुजरते हुए और उसके डांटियन में विलीन होते हुए डांटियन ने अपने विकास की पहली प्रक्रिया शुरू की, विस्तार। किसी मार्शल आर्टिस्ट के युद्ध जनरल बनने की प्रक्रिया के आरंभ में डांटियन की शक्ति का निर्धारण कोर एनर्जी की मात्रा से होता है। कोर एनर्जी जितनी अधिक होगी, उतनी ही अधिक गुप्त शक्ति को उत्तेजित किया जा सकेगा और शक्ति भी उतनी ही प्रबल होगी। ऊर्जा संवेदन सहायक औषधि के समन्वय से इस बार लक्ष्य का अवशोषण असाधारण रूप से सहज रहा। उसे अब भी याद था कि अपने पिछले जीवन में कोर एनर्जी को अवशोषित करने में केवल 50 मिनट लगते थे और उसकी उन्नति का प्रभाव केवल सामान्य ही माना जा सकता था। लेकिन इस बार उसे अवशोषित कोर एनर्जी की कुल मात्रा को अपने पिछले जीवन की तुलना में अधिक करने में 10 मिनट से भी कम समय लगा। और ये अभी खत्म नहीं हुआ था। 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा बीत गया और लक्ष्य का ध्यान अभी भी जारी था। उसे महसूस हो रहा था कि उसमें अभी भी अपार क्षमता है। ये उसके अंतर्निहित मूलभूत गुणों से संबंधित था और साथ ही ची संवेदना सहायक औषधि के पूर्ण अनुकूलता से भी काफी हद तक जुड़ा हुआ था। हवा का प्रवाह अभी भी जारी था। लक्ष्य, जो अपनी आंखें थोड़ी बंद करके ध्यान लगा रहा था, अचानक अपनी आंखें खोल दी। बाहर आओ, मेरे ग्रह का केंद्र। लक्ष्य ने अपने हाथ फैलाए। उसकी मानसिक शक्ति के नियंत्रण में उसके सामने बिजली के चांदी के सांपों से सजी एक ग्रह की आकृति प्रकट हुई। अपने पुनर्जन्म के बाद से मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं अपने कार्यों में अत्यधिक सतर्क रहा हूं, लेकिन मैं जोखिम को हल्के में भी नहीं लेता। मैं ऐसे काम नहीं करता जिनके बारे में मुझे पूरी तरह से यकीन न हो। लेकिन इस बार मैं एक अपवाद बनाने जा रहा हूं। मैंने केवल इतना ही सुना है कि युद्ध जनरल के स्तर तक पहुंचने के दौरान शरीर के भीतर एक अंधेरे तारे को संघनित करने के लिए किसी ग्रह के कोर को अवशोषित किया जा सकता है। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि मैं सफल हो पाऊंगा, लेकिन मेरे सामने ऐसा अवसर होने के बावजूद अगर मैं कोशिश करने की हिम्मत नहीं करता तो शिखर की ओर बढ़ने का मुझे क्या अधिकार है? मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा है। मैं तो एक ब्लैक होल से भी गुजर चुका हूं, तो मुझे किसी ग्रह के केंद्र को संघनित करने से क्यों डरना चाहिए? आओ, मुझे अंधेरे तारे की पौराणिक शक्ति का अनुभव करने दो। एक विचार के साथ ही लक्ष्य के शरीर पर मौजूद बिजली के आयन ग्रह के केंद्र में समाहित बिजली की शक्ति से प्रतिध्वनित हो उठे। लक्ष्य के लंबे बाल अचानक बेतहाशा उड़ने लगे और उसके चारों ओर बिजली चमकने लगी। हवा और बर्फ में वो किसी अवतरित देवता या दानव की तरह लग रहा था। तेज हवा और बर्फ के बीच बर्फ के टुकड़े ग्रह के केंद्र के चारों ओर घूम रहे थे। अपने दांतियान में कोर एनर्जी पहले से ही निर्मित होने के कारण लक्ष्य ने एक उंगली भी नहीं हिलाई। केवल मानसिक शक्ति का उपयोग करके उसने ग्रह के केंद्र को अपने दांतियान के सामने मंडराने के लिए खींच लिया। उसे पत्थर की नहीं, बल्कि उसके भीतर समाहित ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण और बिजली की आवश्यकता थी। उसकी मूल ऊर्जा से घिरे होने के कारण वे शक्तियां उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। ये एक खतरनाक जुआ था। अपने डांटियन स्वरूप को मजबूत करते हुए वो साथ ही साथ ग्रह के मूल तत्व को भी आत्मसात कर रहा था। एक भी चूक हुई तो बात सिर्फ नए सिरे से शुरू करने की नहीं होगी। वो अपंग हो सकता था या सीधे तौर पर मारा भी जा सकता था। तीव्र पीड़ा उत्पन्न हुई ठीक उसी क्षण जब उसका डांटियन शक्ति को अवशोषित कर रहा था। एक बाहरी ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया, ऐसी पीड़ा जिसे कोई साधारण व्यक्ति सहन नहीं कर सकता था। स्वर्ग और पृथ्वी की उत्पत्ति से उत्पन्न ऊर्जा ने डांटियन को भर दिया और ग्रह के केंद्र के भीतर गुरुत्वाकर्षण से टकरा गई। पीड़ा न केवल उसके शरीर तक बल्कि सीधे उसकी आत्मा तक पहुंची।
मांसपेशियों में अनियंत्रित रूप से ऐंठन हो रही थी। दर्द से वे फड़क रही थी। फिर भी लक्ष्य के चेहरे पर पीड़ा का एक भी निशान नहीं दिखाई दिया। वो सब कुछ भूल चुका था। उसकी एकमात्र चिंता अपनी शक्ति को बढ़ाना थी। दिन रात, हवा सर्दी, दर्द असफलता, अतीत वर्तमान, सब कुछ धुंधला पड़ गया। केवल सत्ता की भूख ने ही उसे आगे बढ़ाया। अब मुझे विश्वास है कि मेरी आत्मा स्वर्ग के नीचे सबसे शक्तिशाली है, हर पीड़ा को सहने में सक्षम है। यही मेरे आत्मविश्वास का स्रोत है। मैंने एक ब्लैक होल से पुनर्जन्म लिया है, जो ग्रहों के मूल का जन्म स्थान है। एक छोटा सा टुकड़ा भी कुछ नहीं है। मुझे जो करना है वो है एकीकरण। अगर ग्रह के केंद्र की शक्ति का एक अंश भी मेरे दांतियान में प्रवेश कर जाए, तो पहला कदम पूरा हो जाएगा। ये कोई नहीं सिखा सकता, मैं केवल खुद पर निर्भर हूं। कहना आसान है, करना मुश्किल। ग्रह के केंद्र की शक्ति बिल्कुल भी शांत नहीं थी। कोर एनर्जी घुसपैठियों को खदेड़ देती थी और उसे अंदर आने से रोकने के लिए जी जान से लड़ती थी। अपनी मानसिक शक्ति से प्रेरित होकर ग्रह का केंद्र उसके पेट के निचले हिस्से से 1 इंच बाहर मंडरा रहा था। हिंसक संघर्ष के कारण वो घूमने लगा और धीरे धीरे उसकी सतह पर पाला जमने लगा। पाला तुरंत पिघल गया और इस बर्फीले तूफान में ठंड ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसकी कभी कमी नहीं हुई। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ बर्फीली धाराएं भी उसके शरीर में समा गई। लक्ष्य ने ये सब देखा, लेकिन रुक नहीं सका। उसे आने वाली हर चीज को स्वीकार करना पड़ा, उसे पूरी तरह आत्मसात करना पड़ा। उसकी मूल ऊर्जा अभी भी अस्थिर और नियंत्रित करना कठिन थी। इसलिए लक्ष्य ने मानसिक शक्ति का उपयोग करके एक मार्ग बनाया और ग्रह के मूल की ऊर्जा को अंदर ले गया। पहला आरोप असफलता, दूसरा आरोप असफलता। 3 हार के बाद उन्हें इसका कारण समझ में आया। झाओडोंग बिल्डिंग की चोटी पर असीम मूल ऊर्जा उसके चारों ओर उमड़ रही थी, मानो एक अंतहीन सागर हो। इसे भेदने के लिए उसे अपनी सारी शक्ति एक ही झटके में लगानी होगी। पर उसकी मानसिक शक्ति थोड़ी सी कमजोर थी। धिक्कार है, इसीलिए तो योद्धा अवस्था में किसी ग्रह के केंद्र को संघनित करना महज एक किंवदंती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा को अंदर ले जाने के लिए मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। केवल एक मानसिक शक्ति वाला व्यक्ति ही इसमें सफल हो सकता है। और इतना ही नहीं, उस मेंटलिस्ट के पास मध्यस्तरीय स्वर्ण श्रेणी की मानसिक शक्ति होनी चाहिए। मध्यस्तरीय स्वर्ण श्रेणी की मानसिक शक्ति वाला योद्धा कितना बेतुका और कठोर है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मानसिक शक्ति, बस एक बार मेरे लिए विस्फोट कर दो। उनकी मानसिक शक्ति प्रारंभिक चरण के स्वर्ण रैंक तक पहुंच गई थी, लेकिन अभी शिखर तक नहीं पहुंची थी। मध्य चरण तक पहुंचने में सामान्यतः जितने दिन लगे थे, उससे कहीं अधिक दिन लगते। मुझे अभी कुछ ऐसा चाहिए जो मेरी मानसिक शक्ति को तुरंत जगा सके। लेकिन मैं खेती के बीच में हूं, मैं भला क्या कर सकता हूं? गहन चिंतन के बाद वो एक चौंकाने वाले निर्णय पर पहुंचा। उसने दृढ़तापूर्वक अपनी मानसिक शक्ति की ढाल को हटा दिया। जैसे ही वो गायब हुआ, हड्डियां जमा देने वाली ठंड ने उसे लगभग जमा ही दिया। सुरक्षा कवच के साथ ठंड सहन करने योग्य थी, लेकिन इसके बिना उसे 36वीं मंजिल की जानलेवा ठंड का एहसास हुआ। 60 डिग्री नीचे, पूर्ण शून्य से भी बहुत नीचे, 60 डिग्री नीचे। अच्छा, ठंड मानसिक शक्ति को बढ़ाने का एक और तरीका है। अगर पाला इसे कम कर सकता है, तो शायद मैं सफलता हासिल कर लूं। सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। 1 मिनट से भी कम समय में वो एक हिममानव में बदल गया। उसका खून जमने की कगार पर था और वो अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग केवल अपने दिल की रक्षा के लिए कर रहा था, क्योंकि ठंड ने बेरोक-टोक हमला किया था। रुको, मुझे रुकना होगा। आकाश और पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का प्रवाह निरंतर जारी रहा। जब तक वो जीवित रहेगा, ये प्रवाह कभी नहीं रुकेगा। उसके डैंटेन के सामने ग्रह का केंद्र घूमना बंद कर देता। वो अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके सबसे पहले उसे भेदने का प्रयास करेगा।
अंतहीन ठंड ने घेर लिया। लक्ष्य ने सब कुछ त्याग दिया, केवल एक ही विश्वास से प्रेरित रहा, सफल हो जाओ तो आसमान खुल जाएगा, असफल हो जाओ। उसने असफलता के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। रात हो गई, आधी रात का समय हो चुका था। सनी का प्रसारण जारी रहा, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था कि उसने भी उम्मीद खो दी है। प्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं, लक्ष्य को झाओडोंग बिल्डिंग में अकेले रुके हुए लगभग 20 घंटे हो गए हैं। इस इंटरव्यू वैन के अंदर भी मुझे ठंड लग रही है। बाहर का तापमान तो और भी कम है। ये मेरे जीवन की सबसे ठंडी सर्दी है। मेरी सुविधाजनक जगह से मैं इमारत के नीचे आग की रोशनी के छोटे छोटे धब्बे देख सकता हूं। मार्शल आर्टिस्ट रात में खुद को गर्म रखने के लिए वहां खड़े हैं, और मैं उन्हें उत्परिवर्तित राक्षसों से लड़ते हुए भी सुन सकता हूं। खानगडोंग शहर ने मुझे दर्दनाक यादें दी है। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी यहां वापस आऊंगी। मुझे डर है कि लक्ष्य शायद कभी यहां से जाए ही नहीं। मैं चाहती हूं कि वो हिम्मत बनाए रखे, लेकिन मैंने कभी किसी चमत्कार की इतनी कामना नहीं की जितनी अब कर रही हूं। परलोक में आपको कोई दुख या पीड़ा न हो। आप स्वर्ग में शांति से विश्राम करें। आगे बढ़ने में असमर्थ सनी ने फुटेज अपलोड किया और वैन के अंदर अकेले रोने लगी। बेस सिटी के अंदर अनगिनत लोग अभी भी लक्ष्य के भाग्य का इंतजार कर रहे थे। लक्ष्य डॉट आखिर में वो टूटते तारे की तरह गिर पड़ा। कितना अफसोस की बात है। मैं कहता हूं कि वो शानदार था। उसने सबसे साहसी रास्ता चुना। वो दुश्मन की तलवार का शिकार नहीं बना। वो उन्हें मौका देने के बजाय हवा और बर्फ में गायब होना पसंद करता था। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। क्या आपको लगता है कि लक्ष्य के अभी भी जीवित होने की कोई संभावना है? ऐसी परिस्थितियों को कोई सहन नहीं कर सकता। लक्ष्य अवश्य ही खत्म हो चुका है। मार्शल आर्टिस्टों में आम लोगों की तुलना में अधिक रक्तऊर्जा होती है और वे ठंड का बेहतर सामना कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात में बाहर कितनी ठंड होती है, खासकर ऊंचाई पर? इस असामान्य मौसम को इसमें जोड़ दे तो कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता। कल्पनाओं में मत उलझो। मैंने लक्ष्य के निधन पर शोक मनाने का फैसला किया है, उनकी असाधारण प्रतिभा के लिए। मैं भी आई सिटी के डोजों को सम्मान दिलाने के लिए। तुम देर से आए हो। मैंने मार्शल आर्टिस्ट फोरम पर पहले ही एक श्रद्धांजलि पोस्ट कर दी है। जाओ उसे याद करो। जिन लोगों को लक्ष्य की याद आती है वे वहां अपनी शुभकामनाएं दें। कई लोग तुरंत देखने के लिए दौड़ पड़े, और वाकई किसी ने लक्ष्य की मौत की खबर ऑनलाइन पोस्ट कर दी थी। पृष्ठ पर लक्ष्य के चेहरे की एक विशाल काले सफेद तस्वीर छाई हुई थी। उसमें रंग का कोई नामो निशान नहीं था। दी गई संक्षिप्त जीवनी छोटी लेकिन अत्यंत मार्मिक थी। अंत में कुछ मार्मिक शब्द कहे गए जो इतने भावपूर्ण थे कि उनसे आंसू आ सकते थे। वेबसाइट पर मौजूद वर्चुअल वस्तुओं में से एक माला थी। प्रत्येक की कीमत 100 रुपए थी। एक माला खरीदने पर वो धीरे धीरे स्क्रीन पर दिखाई देती थी, जिसमें खरीदार का संदेश और नीचे एक स्थायी रिकॉर्ड भी होता था। जैसे ही श्रद्धांजलि संदेश वाला थ्रेड लाइव हुआ, नेटिजन्स ने लक्ष्य के लिए पुष्पांजलि भेजना कभी बंद नहीं किया। एक के बाद एक पुष्पमालाएं हवा में तैरती रहीं। संदेश इतनी तेजी से चमक रहे थे कि आंखें उन्हें देख नहीं पा रही थी। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे केवल शानदार ही कहा जा सकता था। प्रत्येक पुष्पमाला ने पोस्टर की लागत को साझा किया। मोटे तौर पर अनुमान लगाया जाए तो पोस्टर ने रातों रात 500 मिलियन से अधिक की कमाई की। कुछ धनवान उपयोगकर्ताओं ने सैकड़ों या हजारों की संख्या में पुष्पमालाएं भेजी, इसलिए 500 मिलियन का अनुमान कम से कम था। कई लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धांजलि के धागे बनाकर उनकी नकल करने की कोशिश की, लेकिन परिणाम नगण्य रहे। पहला धागा ही सबसे ऊपर पिन किया हुआ रह गया। लेकिन कुछ लोगों ने असहमति जताते हुए कहा, मैं सावधानी बरतने की सलाह देता हूं। क्या होगा अगर लक्ष्य मरा नहीं है? आप उसके नाम पर मुनाफा कमा रहे हैं। अगर वो भुगतान की मांग करने आता है तो क्या होगा? उस आदमी ने कंधे उचकाते हुए कहा, अगर लक्ष्य जिंदा है
तो पैसा वही ले सकता है, मैं अपराध बोध से सना हुआ पैसा नहीं कमाऊंगा। वो वास्तव में क्या सोचता था, ये कोई नहीं बता सकता था। संभवतः वो अब भी मानता था कि लक्ष्य के सफल होने की कोई संभावना नहीं है। प्रश्नकर्ता ने उत्तर दिया, अच्छा, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। याद रखना, कुछ भी निश्चित नहीं होता। मुझे विश्वास है कि लक्ष्य अभी भी जीवित है। बाद में रोना मत। प्रश्न पूछने वाले ने कभी जवाब नहीं दिया और किसी ने ध्यान नहीं दिया कि प्रश्न पूछने वाले का नाम अंकिता राव था। अगले दिन की सुबह आखिरकार बर्फीला तूफान थम गया। हवा सबसे ऊपर रुक गई और कड़ाके की ठंड कम होने लगी। स्मृति सभा भोर होते ही अपने चरम पर पहुंच गई। अधिकांश प्रतिभागी मार्शल आर्टिस्ट थे और मार्शल आर्टिस्टों में एक समान विशेषता होती है, वे धनी होते हैं। वे ऐसे पुष्पमालाएं उछाल रहे थे मानो पैसे का कोई महत्व ही न हो। कुछ लोगों ने सड़क पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित करने की कोशिश भी की, लेकिन योजना विफल हो गई और पुष्पमालाएं चढ़ाने का सिलसिला रुक गया, क्योंकि मोर्चे से सनी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार खानडोंग में मार्शल आर्टिस्ट आखिरकार हरकत में आ गए थे। मिडिल स्कूल की प्रयोगशाला की इमारत के अंदर मलिक ठाकुर बाहर निकले। उसके पीछे किंगफेंग, शियाओ बंधुओं, ओल्ड हूं और बाकी सभी लोग पकौड़ी की तरह एक साथ लिपटे हुए झाओडोंग बिल्डिंग की ओर चल पड़े। वे टावर से थोड़ी ही दूरी पर थे। शियाओ बंधुओं ने तो पिछली रात चुपके से जाकर टावर की रेकी भी की थी और मलिक ठाकुर को इसकी सूचना भी दी थी। ये घटना लक्ष्य के इमारत के अंदर फंसने के कुछ ही समय बाद हुई थी। चलते चलते मलिक ठाकुर ने अपने बगल में खड़े किंगफेंग से पूछा, श्रीलू, क्या आपको लगता है कि लक्ष्य को अब तक मर जाना चाहिए था? किंगफेंग ने सिर हिलाया। सही मायनों में तो उसे वही होना चाहिए। कोई भी उस मीनार की छत पर पूरी रात नहीं रह सकता। अगर कोई संकेत होता तो युवा स्वामी को अब तक खबर मिल चुकी होती। हे, भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। मैं सच में कभी वो पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। मुझे यकीन है कि जो भी आखिरकार लक्ष्य को मारेगा, उसे एक भयंकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वहां बहुत कम मार्शल आर्टिस्ट बचेंगे। ओल्डहू ने बीच में कहा, बिल्कुल, 30 अरब लोग इसके लिए एक दूसरे की आंखें नोच लेंगे। जो बचेंगे उन्हें बहुत चोट पहुंचेगी। बिल्कुल सही। संचार व्यवस्था ठप होने से बाहर संदेश भेजना नामुमकिन है। अगर आखिर में सिर्फ 1 या 2 ही बचे तो हम काम खत्म कर देंगे। मलिक ठाकुर ने गुस्से में हवा में हाथ लहराया। किंगफेंग ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई। वो इस बात से सहमत नहीं था, लेकिन उसका काम मलिक ठाकुर की रक्षा करना था, न कि उसे रोकना। समूह बर्फ में चलते हुए अंततः झाओडोंग बिल्डिंग के आसपास के क्षेत्र में पहुंच गया। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि काफी संख्या में मार्शल आर्टिस्ट अभी भी वहां एकत्रित थे। मार्शल आर्टिस्ट 2-3 के समूहों में आश्रय की तलाश कर रहे थे और वे सभी बिना किसी अपवाद के उस विशाल टावर की ओर देख रहे थे। ये बेवकूफ यहां क्या कर रहे हैं? अभी भी इधर उधर भटक रहे हैं। लक्ष्य का शव कहाँ है? कहीं उन्होंने उसकी हड्डियों को पीसकर राख तो नहीं कर दिया? अगर ऐसा है तो मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। मलिक ठाकुर को प्रकट होते देख कई मार्शल आर्टिस्ट अपने पैरों पर खड़े हो गए। युवा स्वामिली, क्या आपका वादा अभी भी कायम है? युवा स्वामिली, हमने मिलकर उस छत पर लक्ष्य को फंसाया था। आप हमें इसका भुगतान कैसे करेंगे? मुझे लगता है कि हमारी टीम इससे अधिक की हकदार है। हमने 2 खिलाड़ियों को खो दिया है। मैं अपनी टीम में अकेला बचा हूं। क्या मुझे और लोग नहीं मिलने चाहिए? ताकत के बल पर जीत होनी चाहिए। तुम्हारी टुकड़ी इतनी कमजोर है कि तुम में से एक तो छत से खुद ही गिर गया। हमारे जैसे मध्यम स्तर के युद्ध जनरलों के बिना तुम सब खत्म हो जाओगे। और फिर भी तुम्हें पैसे चाहिए? मार्शल आर्टिस्ट आपस में झगड़ने लगे। तभी वुल्फ हेवन हाउल ने कहा, मैं सहमत हूं। इसे शक्ति और क्षेत्र के आधार पर विभाजित करो। जो लोग मर गए हैं उन्हें थोड़ा अतिरिक्त मिलेगा। यांगली, डोंग जुएफेई और जियाओ जान तीनों ने बारी बारी से सिर हिलाकर उच्च स्तरीय युद्ध जनरलों के हितों की रक्षा की। कई मार्शल आर्टिस्ट असंतुष्ट थे
लेकिन कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इन उच्च स्तरीय युद्ध जनरलों की उपस्थिति में सूप की एक घूंट भी मिल पाना सौभाग्य की बात थी। मलिक ठाकुर को इस कीमत पर थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन चूंकि लक्ष्य आखिरकार मर चुका था, इसलिए वो अच्छे मूड में था। 4 उच्च स्तरीय युद्ध सेनापति वुल्फ हेवन हाउल, यांग ली, डोंग जुएफेई और जियाओ जान मलिक ठाकुर के चारों ओर एकत्रित हुए। इनाम को कैसे बांटा जाए, इस पर चर्चा करना। मलिक ठाकुर अब भी बेचैन थे। मैंने अभी तक लक्ष्य का शव नहीं देखा है। आसान है, हम सब ऊपर जाएंगे और उसका शव नीचे ले आएंगे। अब तक तो वो ठंड से जम चुका होगा। अगर आपको शव नहीं दिखता तो आपको भुगतान नहीं करना है। मलिक ठाकुर ने सिर हिलाकर सहमति जताई। लक्ष्य का शव देखते ही वो भुगतान कर देगा। शव को आपस में कैसे बांटना है, ये उनका निजी मामला था। 40 से अधिक मार्शल आर्टिस्ट उपस्थित थे। मलिक ठाकुर तो निश्चित रूप से ऊपर जाते। जब तक वे लक्ष्य को अपनी आंखों से नहीं देख लेते, तब तक उन्हें चैन नहीं आता। अगर वह जाता तो उसके अधीनस्थ भी स्वाभाविक रूप से उसके पीछे पीछे चले जाते। वुल्फ हेवन हाउल और अन्य 3 उच्च स्तरीय युद्ध जनरल भी पीछे नहीं रुकेंगे। वे सभी छत की ओर जा रहे थे। इनके अलावा कई मध्यवर्ती युद्ध जनरलों ने ऊपर जाने का विकल्प चुना, जिससे लगभग 25 या 26 जनरल नीचे रह गए। 2 मध्यवर्ती युद्ध जनरल और बाकी प्राथमिक युद्ध जनरल। चलो चलते हैं, हवा थम गई है। थोड़ी देर में उत्परिवर्तित पक्षी अपने घोंसलों में लौट आएंगे और तब हम निकल नहीं पाएंगे। हालांकि आसमान से अभी भी बर्फ गिर रही थी, लेकिन तेज हवा न चलने से वातावरण काफी गर्म हो गया था और झाओडोंग बिल्डिंग अब नरक जैसी नहीं रही थी। हवा अभी अभी रुकी थी। थोड़ी देर और रुकिए, वे विकृत पक्षी जरूर वापस आ जाएंगे। मलिक ठाकुर के नेतृत्व में 15 या 16 लोगों का एक समूह उठा और झाओडोंग बिल्डिंग पर चढ़ने लगा। बाकी बचे लोग 2-3 के समूह में नीचे ही रुके रहे और विशेषज्ञों के लौटने का इंतजार करते रहे। धीरज ने रवि कुमार और आर्यन को पुकारा, आओ थोड़ी देर आराम कर लो। उम्मीद है इस बार हमारी टीम को अच्छा मुआवजा मिलेगा। इस बार ब्लडी हैंड्स ने अपने 3 मार्शल आर्टिस्ट खो दिए थे। अब सिर्फ और रवि कुमार ही बचे थे, लेकिन उन्हें इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। मार्शल आर्टिस्टों में मौत आम बात थी। जब तक उनके पास पैसा था, नए सदस्य जल्द ही जुड़ते चले जाते। आर्यन को ही ले लीजिए, वो लंबे समय से इसमें शामिल होने के लिए उत्सुक था। मार्शल आर्टिस्ट आराम से बैठ गए और सिगरेट पीते हुए बातें करने लगे। उनमें से किसी ने भी ये नहीं देखा कि एक छिपे हुए कोने में बर्फ से ढकी हुई इंटरव्यू वैन का कैमरा अभी भी इसी दिशा में लगा हुआ था और रिकॉर्डिंग कर रहा था। उस सुबह सनी के जागते ही उसने स्थिति के बारे में अपडेट लेना शुरू कर दिया। हालांकि उसे लग रहा था कि संभावनाएं बहुत कम हैं। प्रिय दर्शकों, मैं सनी खान दोंग से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूं। अभी अभी मलिक ठाकुर प्रकट हुए। कुछ मार्शल आर्टिस्टों से बातचीत करने के बाद पूरा समूह झाओडोंग भवन में प्रवेश कर गया, संभवतः लक्ष्य की तलाश में। लगभग 20 मार्शल आर्टिस्ट अभी भी नीचे इंतजार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार कोई चमत्कार नहीं होगा। फिर भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि लक्ष्य मौत से बच जाए। लेकिन इस बार कई नेटिजन्स ने कहा कि सनी बहुत जिद्दी हो रही थी। नतीजा पहले से ही तय था। हालांकि कई लोगों ने लक्ष्य का साथ दिया, लेकिन इंटरनेट पर लिन के कई विरोधी भी थे। कुछ लोगों ने तो ऑनलाइन खरीदे गए वर्चुअल पटाखे भी जला दिए। लिन के प्रशंसकों और उनसे नफरत करने वालों के बीच टकराव जारी रहा। हालांकि अब लिन के प्रशंसकों की संख्या में भारी कमी आ गई थी। कोई मार्शल आर्टिस्ट कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, एक बार मर जाने के बाद वो प्रतिभाहीन हो जाता है। अधिकांश लोग बिना शर्त एक मृत व्यक्ति का समर्थन नहीं करते। फिर भी कई लोगों ने अंतिम और निर्णायक परिणाम देखने की चाह में लाइव स्ट्रीम देखी। मलिक ठाकुर के दल ने एक के बाद एक मंजिलें चढ़ी। ये सफर आसान नहीं था। कई सीढ़ियां टूटी हुई थी, जिसके कारण उन्हें बार बार दीवारों पर चढ़ना पड़ा।
सौभाग्य से वे सभी मार्शल आर्टिस्ट थे, इसलिए दीवार पर चढ़ना मुश्किल नहीं था। लेकिन 36 मंजिला टावर को कुछ ही मिनटों में पार करना संभव नहीं था। सनी का कैमरा लगातार सब कुछ रिकॉर्ड करता रहा। मार्शल आर्टिस्ट 33वीं मंजिल पर पहुंच चुके थे। ऑनलाइन दर्शक ये सोचकर देख रहे थे कि वे जल्द ही अपना लक्ष्य ढूंढने वाले हैं। उसी क्षण एक विशालकाय उत्परिवर्तित ठंडे कुएं ने आकाश में चीख मारी और इमारत की ओर झपट्टा मारा। क्या उत्परिवर्तित पक्षी अपने घोंसले में लौट रहा है? लोगों ने ऊपर देखते हुए पूछा। सावधान रहो, एक विकृत पक्षी आ रहा है। कुछ मार्शल आर्टिस्टों ने अभी भी चढ़ाई कर रहे लोगों को चिल्लाकर चेतावनी दी ताकि वे एक ठंडे कीवे के हमले से बच सकें। कौआ विशालकाय था। उसके पंखों का फैलाव लगभग 4 मीटर था, एक छोटे ग्लाइडर जैसा। ये उन गिने चुने शीतकालीन उत्परिवर्तित पक्षियों में से एक है जिन्हें ठंड से डर नहीं लगता, और जंगल में आम मार्शल आर्टिस्ट भी इससे दूर भागते हैं। फिर भी उसकी उड़ान अजीब लग रही थी, मानो वो बेकाबू होकर लड़खड़ा रही हो। उसकी चीखें दहशत से भरी थी, मानो कोई उसे घसीट कर यहां ला रहा हो। क्या हो रहा है? वो कौआ घबराया हुआ लग रहा है। एक तेज नजर वाले मार्शल आर्टिस्ट ने तुरंत सुराग पहचान लिया। कौवे के पंखों की फड़फड़ाहट स्पष्ट रूप से पीछे हटने या मुड़ने की कोशिश कर रही थी। फिर भी उसका शरीर धीरे धीरे इमारत की ओर बढ़ रहा था। कुछ पर्वतारोही तनाव में आ गए, या तो अगली मंजिल पर चढ़ने लगे या नीचे वाली मंजिल पर फिसलने लगे। लड़ने के लिए तैयार थे। ठंडे केवे के काटने से बचना कोई मजाक नहीं है। ये संघर्ष कर रहा है। ये मार्शल आर्टिस्ट वाइल्डनेस जोन के अनुभवी थे। उन्होंने जल्दी ही महसूस किया कि कौआ इमारत के पास नहीं आना चाहता था, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जा रहा था। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो इतनी दूर से केवे को हवा में खींच कर ले जाए? ये सबसे ऊपरी मंजिल की ओर जा रहा है, एक मार्शल आर्टिस्ट चिल्लाया। जैसे ही कौआ सीढ़ियों के बगल वाली छत के पास पहुंचा, वो चीखने लगा और खुद को रोकने के लिए अपने पंजों से एक खंभे को पकड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो खंभे को पकड़ पाता, ऐसा लगा जैसे उसका शरीर किसी अदृश्य रस्सी से बंध गया हो। एक जोरदार झटके ने उसे अपनी ओर खींचा और एक तीखी चीख के साथ कौआ ऊपरी मंजिल पर गायब हो गया। हे भगवान! ऊपर कौन सा राक्षस है? उसने ठंडे कुएं को पकड़ लिया। जो भी छत तक पहुंचता, उसे पल भर में खा लिया जाता। मुझे आश्चर्य है कि क्या लक्ष्य छत पर गया था। अगर वह गया होता तो वो ठंड से जम नहीं जाता, बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। जब मार्शल आर्टिस्ट बात कर रहे थे, तभी छत से ठंडा कौआ फिर से प्रकट हुआ। पंख फैलाकर वो छत से नीचे की ओर गोता लगाता हुआ आया। हवा जोर से गरजती हुई गुजर रही थी। धिक्कार है, वो विकृत पक्षी क्या कर रहा है? वो हम पर झपट्टा क्यों मार रहा है? तैयार हो जाओ, इसे तुम्हें चोट पहुंचाने मत दो। लाइन बनाओ, साथ रहो। दूर से वार करने वाले योद्धाओं, अपने वार तैयार करो। उस भीड़ को मार गिराओ। सनी के कैमरे की आवाज गूंज रही थी। वो गोता लगाते हुए किवे को ट्रैक कर रहा था। सनी, कुएं की पीठ पर कोई बैठा है। कैमरामैन गुरप्रीत चिल्लाया। वो अकेला नहीं था। मौके पर मौजूद मार्शल आर्टिस्टों ने भी इसे देखा। ऑनलाइन देखने वाले नेटिजन्स ने भी ऐसा ही सोचा। शौर्य चक्र मार्शल आर्ट्स अकादमी के प्रशांत धवन और अन्य लोगों ने भी ऐसा ही किया। कुएं की पीठ पर लहराते लंबे बालों के साथ, सुनहरी और चांदी जैसी चमकती आंखों के साथ, एक हाथ में काले अजगर के भाले को पकड़े हुए, वो आकृति भयानक गति से नीचे गिर रही थी। कुएं की तीव्र छलांग ने हवा और बर्फ को चीरते हुए उसके लिए आसमान छूता एक गलियारा बना दिया। ये लक्ष्य था, ये लक्ष्य था, ये लक्ष्य था। पल भर में ही जमीन पर मौजूद मार्शल आर्टिस्टों में अफरातफरी मच गई। आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं
कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।